बच्चों आप सभी का मैं अपने मंजिल सक्सेस पॉइंट @ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं ये ट्रिपल ईएम की क्लास है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल की, जो कि इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और हम लोग 5th चैप्टर डिस्कशन कर चुके हैं। आज 6ठा चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर का लमसम लगभग कवर कर सकें। आप समझ रहे हैं, लमसम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें, क्योंकि जैसा कि नोटिफिकेशन आ रही है कि 17 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें तैयारी पहले होनी चाहिए और बेहतर होनी चाहिए। और देखिए, इसीलिए मैं शॉर्ट्स वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। शॉर्ट्स नोट्स के टॉपिक बहुत पहली बार ऐसा होगा कि जो मैं आप लोग के लिए सब लेके आ रहा हूँ और लेकर आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरे साथ मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप ही के लिए है। और उम्मीद करता हूँ, इसी के साथ गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वे चुंबकित हो जाते हैं, अर्थात वे सभी पदार्थ जो चुंबकीय बल से प्रभावित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ, मान लीजिए उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वो क्या करता है, अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वही क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऐसे पदार्थ जो इसका अनुभव करते हैं क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जब ये पदार्थ चुंबकित होते हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक पदार्थ का वर्गीकरण, यानी जो चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है, किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 3 प्रकार से। पहला होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौचुंबकीय पदार्थ। चलिए देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो जिन पदार्थों को अप्लाई फील्ड के विपरीत दिशा में, यानी ऐसे समझ लीजिए कि जिसको सब अप्लाई किया जा रहा है उसके विपरीत दिशा में मैग्नेटिक होता है, तो उन्हें डायमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जिसके चुंबकीय चले जाने पर उसके विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, डायमैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है। जैसे कि आपका बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, पानी हो गया, पारा हो गया, सोना हो गया, टीन हो गया, एंटीमनी। अब देखते हैं जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके गुण क्या होते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट द्वारा प्रतिकर्षित किए जाते हैं। डायमैग्नेटिक पदार्थ प्रबल से दुर्बल फील्ड की ओर बढ़ता है। ये पदार्थ तापमान से स्वतंत्र होते हैं। पदार्थ में हमेशा निगेटिव मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है। और एक मैग्नेटिक फील्ड में स्वतंत्र रूप से निलंबित एक डायमैग्नेटिक रॉड धीरे धीरे सही एंगल पर अप्लाइड फील्ड में सेट होती है। आगे चलते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के गुण की बात करें तो उन पदार्थों को उन्हें कम मैग्नेटिक रूप से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखा जाता है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण क्या होंगे, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज आदि। अब इनके गुण की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो मैग्नेट द्वारा फेवरेबली थोड़ा कम आकर्षित होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में स्वतंत्र रूप से निलंबित एक पैरामैग्नेटिक रॉड फील्ड के साथ संरेखित होती है या जुड़ी होती है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ तापमान पर निर्भर होते हैं और वक्र नियम का पालन करते हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ के सस्पेक्टिबिलिटी का मान कम पॉजिटिव होता है। आगे देखते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के। तो विभिन्न प्रकार के मैग्नेट होते हैं, जिनमें से फेरोमैग्नेटिक सबसे प्रबल टाइप होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मतलब लौहचुंबकीय पदार्थ। तो लौहचुंबकीय मतलब वे पदार्थ होते हैं जो परमाणु लेवल पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में एक सहज शुद्ध मैग्नेटाइजेशन का प्रदर्शन करते हैं। जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो यह तेजी से मैग्नेटाइज किया जाता है। एक्सटर्नल फील्ड को हटाने के बाद भी कुछ समय के लिए अपने इस गुणों को बनाए रखते हैं, जिसे हिस्टैरिसीस कहा जाता है। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के गुण की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के परमाणु डोमेन में उपलब्ध परमानेंट
डिपोल मूवमेंट होते हैं। अगला, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के परमाणु डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के समान दिशा में उन्मुख होते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बड़ा होता है और यह फील्ड की दिशा में होता है। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बहुत बड़ी और पॉजिटिव होती है। यह मैग्नेटाइजेशन फील्ड के साथ रेखीय रूप से भिन्न होते हैं। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ फील्ड द्वारा दृढ़ता से आकर्षित होते हैं। इलौचुंबकीय पदार्थ तो एक फील्ड में ये उन पोलों पर चिपकने की प्रवृत्ति होती है। जब एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को द्रवित किया जाता है तो उच्च तापमान के कारण फेरोमैग्नेटिक गुण को खो देते हैं। पदार्थ का मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व बड़ा होता है और पॉजिटिव होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बहुत घनी होती है। लौ चुंबकीय पदार्थ के वर्गीकरण की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, मृदु चुंबकीय पदार्थ और कठोर चुंबकीय पदार्थ। मृदु चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इन पदार्थों को सुगमतापूर्वक चुंबकीय एवं विचुंबकीय किया जा सकता है। इन पदार्थों की पारगम्यता भी उच्च होती है। पारगम्य चुंबकीय पदार्थ, और इसे क्या कहा जाता है, पारगम्य चुंबकीय पदार्थ भी कह सकते हैं। अब मृदु चुंबकीय पदार्थ यानी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के गुण की बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो इनकी चुंबकशीलता क्या होती है, उच्च होती है। इनका चुंबकन और विचुंबकन आसानी से होता है। इन पदार्थों की धारण शक्ति क्या होती है, कम होती है। इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। इनमें चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, चुंबकीय ऊर्जा को ग्रहण संग्रह यानी स्टोर करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। अब कठोर चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो चुंबकीय पदार्थों में जब चुंबकत्व की क्रिया कोरेसिव फोर्स लगाने का कारण करती होती है तो ऐसे पदार्थों को कठोर चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। कठोर चुंबकीय पदार्थ की डोमेन की दीवारें बहुत ही कठिनाई से गतिशील करती हैं तथा इनकी संरचना नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा खाली स्थान के कारण होता है, जिसके कारण इनकी गतिशीलता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कठोर हो जाते हैं, उस पर डोमेन में कण क्या होता है, दीवार से टकराते रहते हैं। कठोर चुंबकीय पदार्थों के गुण की बात करें तो कठोर चुंबकीय पदार्थ बीएच वैल्यू अधिक होता है, यानी कि जो कठोर चुंबकीय पदार्थ होता है उनका जो बीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है, अधिक होती है तथा इनकी ऊर्जा प्रोडक्ट का मान उच्च होता है। बीएच की वैल्यू क्या होती है, आपकी ऊर्जा को ही तो दर्शाती है। कठोर चुंबकीय पदार्थों की प्रारंभिक सांद्रता कम होती है। इन पदार्थों की मैग्नेटिक रिलक्टेंस मजबूत होता है। कठोर चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चुंबकीय गुण ज़्यादा समय तक उपस्थित होते हैं। इन पदार्थों की हिस्टेरेसिस लॉस का मान ज़्यादा होता है। कठोर चुंबकीय पदार्थ का हिस्टेरेसिस लूप आयताकार होता है। अब कार्बन स्टील की बात करें, इन्हीं के टाइप होते हैं कठोर में, कौन कौन से कठोर होते हैं। स्टील, कार्बन स्टील की बात करें तो मृदु चुंबकीय पदार्थों को स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस का क्षेत्रफल बड़ा होता है। कारण पुराने समय में कार्बन इस्पात स्थायी इस्पात बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सस्ता होता है, लेकिन कार्बन इस्पात से बनी चुंबक अपने चुंबकीय गुण झटका देने या कंपन से शीघ्र खो देते हैं। इसी तरह अगला है टंगस्टन इस्पात और कोबाल्ट इस्पात। तो ऐसा इस्पात टंगस्टन मिलाने से प्राप्त धातु चुंबक की भांति प्रयोग किया गया है। 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पानी या तेल में बुझाने पर इसका ऊष्मा उपचार करते हैं। इस प्रकार टंगस्टन, क्रोमियम या कोबाल्ट कार्बन इस्पात में मिलाने से इसके चुंबकीय गुण में वृद्धि होती है। यानी कि अगर इसमें हम टंगस्टन, क्रोमियम, कोबाल्ट मिलाते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका जो निग्राही बल होता है वो कितना होता है, 5200 एम्पीयर टन प्रति मीटर होता है। और इनकी जो धारणशीलता होती है वो कितनी होती है, धारणशीलता क्या होती है, फ्लक्स घनत्वित होता है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा 1.05। टंगस्टन इस्पात का उच्चतम ऊर्जा गुणनफल 24 जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। क्रोम इस्पात की बात करें तो 800 डिग्री सेल्सियस से 825 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके तेल या पानी में बुझाने से इसका उपचार किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में इसका जन्म 1616 में हुआ था। इसका निग्राही बल 400 से 5200 एम्पीयर टन प्रति मीटर क्रमशः लघु तथा उच्च क्रोम इस्पात पर होता है। इसकी धारणशीलता 1 से 0.95 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। अब एक एलिमेंट आता है आपका एल्निको, उसकी बात करते हैं। तो एल्युमिनियम, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, ये तीन चारों को मिला दिया जाए तो एल्निको का निर्माण होता है। देखिए, ए से एल्युमिनियम, ठीक है, एन से निकिल, आई से आयरन, सी से कोबाल्ट, समझ रहे हैं। एल से एल्युमिनियम, एन से निकिल, आई से आयरन और सीओ से कोबाल्ट। और कठोर चुंबकीय धातुओं में सबसे विशेष ढकने वाली तकनीक द्वारा बड़ी चुंबक बनाई जाती है और पाउडर धातु निष्कर्षण से छोटी एल्निको बनाते हैं। कोबाल्ट इस्पात की तुलना में यह सबसे सस्ती होती है और आजकल सभी स्थायी चुंबक इस प्रकार की मिश्र धातु द्वारा बनाई जाती है। अब देख लेते हैं एल्निको का उपयोग कहाँ करते हैं। विद्युत उपकरणों में स्थायी चुंबक
के लिए प्रयोग किया जाता है। और इन यंत्रों में लगी चुंबक एल्निको कोई एल्निको की ही क्या होती है, एल्निको की ही बनी होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब परमेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो परमेबिलिटी क्या होती है कि परमेबिलिटी जिसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी कहा जाता है, अनुपातिकता का एक कांस्टेंट होता है जो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड तीव्रता के बीच उपलब्ध होता है। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय प्रेरकत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच उपलब्ध होता है। यह कांस्टेंट फ्री स्पेस में लगभग, इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट फ्री स्पेस में कितनी होती है, लगभग 1.257 × 10⁻⁶ हेनरी प्रति मीटर के बराबर होता है। अन्य पदार्थों में यह बहुत अलग हो सकता है, अक्सर फ्री स्पेस मान से काफ़ी अधिक होता है। इसका मतलब फ्री स्पेस से अधिक होता है। इसे μ0 से प्रदर्शित करते हैं। कुछ पदार्थों के परमेबिलिटी फैक्टर बढ़ते या गिरते हुए तापमान के साथ या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता के साथ बदलता है। इंजीनियरिंग के अनुप्रयोगों में बात करें तो परमेबिलिटी को अक्सर रिलेटिव शब्दों में के बजाय सापेक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है। μ0 फ्री स्पेस की परमेबिलिटी को प्रदर्शित करता है और म्यू पदार्थ की परमेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, μr द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। डायमैग्नेटिक पदार्थ का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है। लेकिन किसी भी ज्ञात पदार्थ की रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब देखते हैं हिस्टैरिसीस लूप क्या होता है, यानी कर्व क्या होता है। तो हिस्टैरिसीस लूप एक चतुर्थांश कर्व होता है जहां से हिस्टैरिसीस लॉस, कोरोसिव फोर्स और मैग्नेटिक पदार्थ के रिलेटिव प्राप्त होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी प्राप्त होता है। हिस्टैरिसीस लूप को समझने के लिए मैग्नेटिक पदार्थ लेते हैं जिसके चारों ओर इंसुलेटेड वायर लपेटी होती है, यानी एक ऐसा चुंबक लेते हैं जिसके चारों ओर क्या होती है, इंसुलेटेड वायर लपेटी हो। कॉइल करंट को वेरी करने के लिए वेरिएबल रजिस्टर के माध्यम से इसको क्या है, डीसी सप्लाई, यानी कि कॉइल में क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स के मान के सीधे क्या होती है, करंट के सीधे समानुपाती होता है। अब देख लेते हैं इसका जो एच होता है, एच क्या होगा, NI/L होगा, जहाँ एन क्या है, कॉइल के वर्तनों की संख्या हो गई और एल आपके कॉइल के प्रभावी लंबाई हो जाएगी और बी क्या हो जाएगी, सीधे मैग्नेटाइजिंग फोर्स के, अतः हम कह सकते हैं कि बी सीधे मैग्नेटाइजिंग फोर्स के समानुपाती होता है। ये देखिए, ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक कॉइल हो गई। अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक कोर लपेटी हुई है और इसमें एक वेरिएबल रजिस्टर लगाए, जैसे जैसे रजिस्टर हम कम ज़्यादा करेंगे उसमें करंट वेरी करेगी। अब हिस्टैरिसीस की परिभाषा की बात करें तो हिस्टैरिसीस क्या होता है, एक ऐसा गुण होता है, इसके गुण के कारण इस पदार्थ का फ्लक्स घनत्व मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पीछे रहता है। अब कोरोसिव फोर्स क्या होता है, तो कोरोसिव फोर्स को मैग्नेटाइजिंग फोर्स के नेगेटिव मान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पदार्थ के रेसिडुअल फ्लक्स घनत्व को जीरो करता है। अब रेसिडुअल फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो रेसिडुअल फ्लक्स घनत्व प्रति यूनिट क्षेत्रफल के मैग्नेटिक फ्लक्स का निश्चित मान होता है जो मैग्नेटिक पदार्थ में मैग्नेटाइजिंग फोर्स की उपस्थिति में के बिना रहता है। आगे ईडी करंट की बात करते हैं। जब एक वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय सामग्री पर लागू किया जाता है तो फैराडे के इलेक्ट्रॉनिक यानी जो इसका जो नियम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पिरामिड इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार ही स्टाल प्रेरित होता है। इसमें क्या होता है, प्रेरित होता है जब चुंबकीय सामग्री एक संवाहक सामग्री होती है या ई आयाम सामग्री के शरीर के अंदर विद्युत प्रवाह प्रसारित करते हैं। इन परिसंचरी धाराओं को ईडी की धाराएं कहा जाता है। यह धाराएं किसी भी उपयोगी कार्य को करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और यह चुंबकीय सामग्री में एक लॉस के रूप में यानी स्क्वायर आउट उत्पन्न करती हैं जिसे ईडी करंट लॉस के रूप में जाना जाता है। ईडी करंट लॉस के समान इसको पहाड़ी लॉस से भी चुंबकीय सामग्री के यानी कि जैसे ईडी करंट लॉस होता है उसी तरह पहाड़ी करंट लॉस से भी चुंबकीय सामग्री के तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी भी चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस और बमर करंट लॉस को आयरन लॉस या कोर लॉस या मैग्नेटिक लॉस के नाम से भी जाना जाता है। अब ईडी करंट लॉस या भ्रमण धारा लॉस के उपयोग क्या होते हैं, तो ईडी करंट का प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिकल उपकरणों में भी किया जाता है, जैसे ब्रेकिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, यानी एनर्जी टाइप जो एनर्जी मीटर होता है उसके टॉर्क उसकी जो उसे ब्रेकिंग टॉर्क देने के लिए हम ईडी करंट का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल उपकरण में भी डमिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए, मेटल के हिस्सों में दरार का पता लगाने के लिए भी ईडी करंट का इस्तेमाल किया जाता है।
ईडी करंट वाले ट्रेनों में भी इसका उपयोग करते हैं। अब ईडी करंट लॉस के लिए जो गणितीय समीकरण उसको देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस और करंट मान से ईडी करंट लॉस को निर्धारित करना मुश्किल होता है, लेकिन प्रयोगों द्वारा मैग्नेटिक पदार्थ में ईडी करंट लॉस के लिए समीकरण तैयार किया गया है। आइए देखते हैं उसको। देखिए, जहाँ ईडी करंट गुणांक के ई क्या है आपका, के ईडी गुणांक के बीएम क्या है, फ्लक्स घनत्व का अधिकतम मान है। आपका टी क्या है, लेमिनेशन की मोटाई और मीटर में। और एफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के रिवल्सन की फ्रिक्वेंसी हर्ज में। और वी क्या है, मैग्नेटिक पदार्थ की मात्रा जो है आपकी मीटर क्यूब में होगी। आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें तो शैथिल्य हानियाँ भी इसको कहते हैं। शैथिल्य हानियाँ वह एनर्जी होती है जो शैथिल्य के कारण से हीट के रूप में व्यय होती है, यानी कि जो शैथिल्य के कारण व्यय होती है, यानी ऊष्मा के रूप में व्यय होती है। जब भी किसी मैग्नेटिक पदार्थ पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया जाता है तो इस मैग्नेटिक पदार्थ के अणु एक दिशा में संरेखित, यानी एक ही दिशा में क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं। वही आपको क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। आमतौर पर मैग्नेटिक फोर्स की दिशा में, लेकिन जब ऐसा फोर्स रिवर्स होता है अर्थात संरेखित दिशा में विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो अणु कुछ आंतरिक घर्षण होता है जो मैग्नेटिक रिवल्सर का विरोध करते हैं, जिससे एक मैग्नेटिक साइकिल का निर्माण होता है। इसके आंतरिक घर्षण को दूर करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का एक हिस्सा उपयोग किया जाता है जो हीट एनर्जी बनाता है। क्योंकि यह हीट एनर्जी उत्पन्न होती है इसलिए आंतरिक घर्षण का विरोध करने के लिए यह बर्बाद हो जाती है, यानी बर्बाद रूप में मतलब व्यय हो जाती है। इसे शैथिल लॉस कहा जाता है। देखिए यहाँ से चले, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से चल रहा है और यहाँ से चलता हुआ, ऐसे समझिए। देखिए पहले कहाँ से चला, यहाँ से चला, फिर ये होते हुए हम ऊपर गए। जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सिचुएशन है। उसके बाद सिचुएशन के बाद क्या गया, धीरे 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 क्या करेगा, ये घटता जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, रिवल्सर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब क्यूरी तापमान की बात करते हैं। तो एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के ऊपर का तापमान जो एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है उसे क्यूरी तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यूनतम तापमान जिस पर एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को पैरामैग्नेटिक पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है उसे क्यूरी तापमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्यूरी पॉइंट के नीचे 770 डिग्री सेल्सियस आयरन के लिए परमाणु के रूप में कार्य करते हैं जो छोटे मैग्नेट के रूप में कार्य करते हैं। विभिन्न मैग्नेटिक पदार्थ में स्वयं को संरक्षित करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को विपरीत दिशाओं में अल्टरनेट परमाणु मैग्नेट के रूप में कैंसिल कर देते हैं। ऐसे समझिए जो मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं स्वयं में संरक्षित करते हैं, पर एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड वो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, विपरीत दिशा में होता है, जिससे अल्टरनेट जो परमाणु मैग्नेट के जो अल्टरनेट परमाणु होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब चुंबकीय विरूपण का प्रभाव देख लेते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की एक रॉड को मैग्नेटाइज किया जाता है तो अनुदैर्ध्य रूप से या लंबाई में बहुत छोटे परिवर्तन से गुजरता है, यानी जो लौ चुंबकीय पदार्थ होता है उसकी एक रॉड को अगर हम मैग्नेटाइज करते हैं तो अनुदैर्ध्य रूप से क्या होगा, लंबाई में बहुत छोटे परिवर्तन से गुजरता है। इसे चुंबकीय विरूपण प्रभाव कहते हैं। इसका लाभ देख लेते हैं। तो चुंबकीय विरूपण ऑसिलेटर मैकेनिकली रिजिड होते हैं, इनका निर्माण लागत कम होती है, ये काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी के साथ बड़ी ध्वनिक पावर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। सॉफ्ट फेराइड की बात करें तो सिरेमिक मैग्नेट जिसे फेरोमैग्नेटिक सिरेमिक और फेराइड भी कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3 से बना होता है, जिसमें एक या एक से अधिक डाईवैलेंट ऑक्साइड जैसे NiO, MnO, ZnO उपस्थित होते हैं। इन मैग्नेटों में एक वर्गाकार हिस्टेरिक लूप भी होता है जो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए उच्च रेजिस्टेंस होता है, और यह कंप्यूटर मशीनों के लिए मैग्नेट के लिए मूल्यवान होता है जहां एक उच्च रेजोनेंस वांछित होता है, जहां हाई रेजोनेंस की आवश्यकता होती है वहां इसका इस्तेमाल होता है। अल्टरनेटिंग फील्ड से उत्पन्न होने वाले ईडी करंट इसलिए एक न्यूनतम तक कम होती है और इन मैग्नेटिक पदार्थ के अनुप्रयोगों की रेंज को हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ तक कि माइक्रोवेव तक बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जो मैग्नेटिक पदार्थ के जो रेंज होती है उसकी फ्रिक्वेंसी को माइक्रोवेव तक बढ़ा दिया जाता है। फेराइड बड़े मैग्नेट प्रभाव के साथ कभी कभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर में भी उपयोग किए जाते हैं। शॉर्ट फेराइड परमानेंट मैग्नेट नहीं है। जो शॉर्ट फेराइड होता है ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता,
ये इससे मैग्नेटिज्म लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाता है इसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, गायब हो जाता है। शॉर्ट फेराइट जो है सी शेप्स, ई शेप्स, कर्ड शेप्स आदि रूपों में उपलब्ध होते हैं। और भी कोई आकार के संभव हो सकते हैं। इनके पास अक्सर परमेबिलिटी और इंडक्टेंस जैसे प्रदर्शन मापदंड होते हैं। फेराइट के लाभ देख लेते हैं। तो कम लॉस के साथ प्रभावी रूप से मैग्नेटिज्म को ले जाना, यानी कि इसका लॉस कम से कम हो और इसका मैग्नेटिज्म बना रहे। दूसरा है अल्टरनेटिंग करंट को हैंडल कर सकता है ये। और इसका अनुप्रयोग की बात करें तो पावर कन्वर्जन में, लाइन फिल्टर, रेडियो फ्रिक्वेंसी अनुप्रयोग और ट्रांसड्यूसर में। तो बच्चों ये था आज का बहुत ही शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट वैसे भी थ्योरेटिकल है, इसलिए थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक की थैंक यू बच्चों।